जापान ने खुद से ये तय कर लिया है कि अगले 5 साल में भैया हम अपनी सेना बना लेंगे। अब जैसे ही मैं ये लाइन बोलता हूं ना कि अपनी सेना बना लेंगे, आप में से कईयों का विश्वास फिर उठ जाता है। आप में से कुछ लोग कहने लगते हैं सर अपनी सेना बना लेंगे से क्या मतलब है? क्या जापान के पास अपनी सेना है नहीं क्या? क्या हम मालाबार एक्सरसाइज बस यूं ही कर रहे हैं क्या? हमारे पास में मालाबार एक्सरसाइज के नाम पर जापान, अमेरिका और हम सब मिलकर के जो नेवल एक्सरसाइज करते हैं वो भी तो सेना ही है। भाई फर्क है इन दोनों बातों में। एक सेना ऐसी हो जो खुद की रक्षा करने के काम में ली जाए और एक सेना ऐसी हो जो अटैक करने के काम में ली जाए। बोले कहना क्या चाहते हो? हमने कहा कहना ये चाहते हैं, एक तो होता है कि आप गेट के ऊपर गार्ड खड़ा करते हैं ताकि कोई अंदर ना आ जाए, वो गार्ड किसी को अंदर आने से रोकता है। और एक होता है कि आप अपनी खुद की फौज बनाते हैं कि भाई गार्ड साहब अंदर कोई ना आ जाए, ये जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन अगर गलती से हमें किसी को पलट कर कूटने जाना पड़ गया, तब होने के लिए जो चीजें चाहिए वो नहीं है इनके पास। यानी कि इनके पास सेल्फ डिफेंस फोर्सेस तो हैं, यानी कि इनके पास इतनी सेना तो है कि कल को कोई रोड पर ट्रैफिक क्रॉस करेगा तो रोक लेंगे कि भैया ऐसा ना करो। कल को कोई दंगा उत्पात मच जाए, कहीं पर कुछ हो जाए, जैसे कि शिंजो आबे को गोली लगी, तो उस दौरान अपने लोगों को पकड़ने के लिए, भाई कौन ने मारा क्या किया, उनको पकड़ने के लिए तो फोर्सेस हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह फोर्सेस के बिना ये रह रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अटैक करने वाली फोर्सेस नहीं है। बोले सर इसका कहने का अर्थ क्या है? हमने कहा इसका अर्थ यूं समझो कि कल को इनके ऊपर वो जो किम जोंग उन है वो हंसी मजाक में हैप्पी बर्थडे मना लिया और इनके ऊपर मिसाइल दाग दिया, तो ये सायरन बजा के घर में घुसने की कला जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, नॉर्थ कोरिया ने जैसे ही मिसाइल चलाई, जापानियों ने सायरन बजाया और जाकर घर के अंदर छुप गए कि छुप जाओ, नॉर्थ कोरिया ने हमारे ऊपर से मिसाइल दाग दी है, पैसिफिक ओशन में जाकर गिरी है। यदि कोई इंडिया के ऊपर से ऐसे कर दे, यानी कि गलती से मान लो पाकिस्तान हमारे ऊपर से मिसाइल निकाल करके और इंडियन ओशन में गिरा दे, भाई साहब तुरंत जो है ना वो ब्रह्मास्त्र चल जाएगा, हमारा ब्रह्मोस निपटा दिया जाएगा, फुल एंड फाइनल गेम हो जाएगा। बोले ये सब नहीं चलेगा। तो ये जो चीज है ना, अब जापानियों की ईगो पर हर्ट हो रही है और यहां पर अब ये माहौल बनाया जा रहा है कि भाई कुछ भी करो, अब आगे बढ़ो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर इतना डेवलप्ड नेशन है दुनिया के अंदर, जहां हम गर्व से कहते हैं कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, ये अपने बारे में बोलते हैं कि ये 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है। 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के पास खुद की फोर्स नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमने कहा भाई वो बड़ी अर्थव्यवस्था बनी भी इसलिए क्योंकि उसने डिफेंस के ऊपर का सारा खर्चा एक हायर की हुई एजेंसी को दे रखा था कि भाई तुम ही करोगे ये सब। और वो कौन था? वो था अमेरिका। तो अमेरिका के साथ इनकी कौन सी संधि थी, आज के सेशन में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, इनको ऐसा करने से अब तक किसने रोक रखा था और अचानक अब ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी जिसके चलते ये सब हो रहा है। ये सारी बातें आपको इतिहास के साथ लेकर हम बताएंगे। आपसे गुजारिश इतनी सी है कि सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दो। चैनल पर नए हो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको अल्टीमेट न्यूज सुनने को मिलेगी। पहले से ही लाइक कर दो ताकि कम्युनिटी को पता चले कि हाँ वीडियो में दम था, है ना। और चैनल पर नए हो ना, आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को और हम बताने की कोशिश करते हैं आपको कहानी शुरू कहां से हुई थी। देखिए क्या हुआ, आपको ये तस्वीर कुछ याद दिलाएगी। ऐसी तस्वीर हम इंडियंस को बड़ा याद दिलाती है जब हम पाकिस्तान की सेना को सरेंडर होता हुआ इंडिया में देखते हैं। कुछ याद आ रहा है? ऐसा ही वंस अपॉन ए टाइम हमारे साथ भी हुआ था जब पाकिस्तान की सेना इंडिया में सरेंडर कर दी थी। लगभग 91,000 सिपाहियों ने बांग्लादेश जब हमने बनाया था उस समय सरेंडर किया था। ऐसी ही तस्वीर ये है। ये क्या है? सरेंडर ऑफ जापान। किसके सामने? अमेरिका के सामने। क्या हो गया था, आइए विस्तार से बताते हैं। साथियों एक बार की बात है, बात कब की है? 7 दिसंबर 1941 की सुबह की बात है। जापान पता है एक समय पर ना बहुत पावरफुल कंट्री हुआ करता था, आज भी है। एक समय था जब इसकी फोर्सेस इतनी खतरनाक होती थी कि ये अमेरिका को भी नहीं गांठते थे। यानी कि ये जहां मैं एक समय, मतलब आप ऐसा समझिए, यदि हम अपने बाबा दादाओं के जमाने में होते तो शायद ही हम कभी ये मान पाते कि अमेरिका जैसा कोई देश बड़ा बनेगा, क्योंकि जापान इतना शक्तिशाली हुआ करता था कि दुनिया के लगभग 1/3 हिस्से पर कब्जा कर चुका था। ऐसा देश हुआ करता था जिसको जर्मनी का साथ मिलते ही यह तय माना जा रहा था कि पूरी दुनिया इनके द्वारा ही शासित की जाएगी। हिटलर और जापान मिलकर के आतंक मचाए हुए थे, यूं समझकर चलिए। इनका आतंक तब हुआ जब 1941 के दिन 7 दिसंबर के दिन पर्ल हार्बर नामक एक जगह थी, यूएस की नेवी रहा करती थी वहां पर, हवाई आइलैंड के पास की बात है, पैसिफिक ओशन की बात है। वहां पर ये लोग जाते हैं और जाकर के बम गोले गिरा देते हैं। जब बम गोले गिरा देते हैं, अमेरिका युद्ध में न्यूट्रल था। असल में न्यूट्रल कैसे था, अब इसको यूं समझिए। अगर कोई आज से आप ये पूछे कि बताइए भाई साहब कि यूक्रेन के केस में अमेरिका न्यूट्रल है कि एक्टिव है, तो आप आंसर देंगे सर कह नहीं सकते। क्यों? ऑन पेपर तो अमेरिका दिखाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन
पूरी तरह से यूक्रेन के पीछे कौन खड़ा है? अमेरिका खड़ा है। यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ 1939 में, तो अमेरिका फ्रांस को और इसको यूके को फाइनेंस कर रहा था, लेकिन खुद सामने से आकर युद्ध में अपनी सेना नहीं भेज रहा था। जापान ने कहा रुको बेटा, तुम्हारी रसद सामग्री तोड़ते हैं पहले। ये गए और जाकर पैसिफिक ओशन में पर्ल हार्बर पर जाकर के इनकी सेना के ऊपर गोले बरसा दिए। भाई साहब, अमेरिकियों का गजब नुकसान हुआ। 2400 सैनिक मारे गए, अमेरिकी सैनिक, और 1178 अमेरिकी सैनिक यहां पर जख्मी हुए। अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान। बोले यार, हम तो प्रिपेयर ही नहीं थे, हम तो खेल ही नहीं रहे थे, हमको क्यों मार दिया गया? ऐसी स्थिति में जब यह चीज निकल कर आई तो अमेरिका को बहुत सेटबैक लगा, और उसी दिन अमेरिका ने कहा कि भाई साहब अब हम युद्ध में एंट्री करेंगे। ये देखिए, ये वो जगह है पर्ल हार्बर। कहां पर है? हवाई आइलैंड के पास में है। ये जापान यहां से निकल करके यहां अटैक मार दिया। अमेरिका ने कहा कि यार ये तो सीधा सीधा हमें चैलेंज कर दिया, अब चैलेंज कर दिया तो युद्ध में अब हमें एंट्री करनी होगी। और ऐसा कहकर के अमेरिका इस पर्ल हार्बर की घटना के बाद युद्ध में कूद पड़ा। अब युद्ध में कूद तो गया अमेरिका, लेकिन कूदने से कुछ हुआ नहीं। जापान तो फिर भी अपनी बढ़िया बैटिंग कर रहा था, और दुनिया के दिमाग में यह और बिठा चुका था कि अमेरिका जैसे तक को हमने निपटा दिया। अमेरिका ने इस दौरान अपने कुछ वैज्ञानिकों को लगाया काम पर कि यार कुछ ऐसा करो कि हम बेहतरीन से बेहतरीन सबक सिखाने में कामयाब हो जाएं। बोले किसको? बोले जापान को। बोले क्या करें? बोले यार कुछ भी बनाओ, हमको नहीं पता। तो भाई साहब, इनने मिलकर बनाया परमाणु बम। परमाणु बम नामक चीज पहले हुआ ही नहीं करती थी, चर्चाओं का भी हिस्सा नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ऐसी जानकारी कि कोई ऐसा बम गिरे जो कि शहर को तबाह कर दे, आग अनुमान ही नहीं था। भाई साहब, अमेरिका ने ऐसी चीज बना ली। जब यह जानकारी निकलकर मार्केट में आई, तब तक तो हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो चुके थे। स्थिति यह हुई कि अमेरिका ने 1941 का बदला लेने के लिए जापान के 2 शहरों को तबाह कर दिया। अपने 2500 के आसपास मारे गए लोगों का बदला अमेरिका ने लगभग 1.5 लाख जापानियों को मार कर लिया। तिथि हिस्ट्री में आज भी याद रखी जाती है, अगस्त 6, 1945, और इसके साथ साथ अगस्त 9, 1945 अमेरिका के द्वारा सबसे पहले हिरोशिमा के अंदर बम गिराया गया। उसके साथ साथ नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया। हाँ, ये रहा, हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया गया। इस बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय हुआ करता था, और इस बॉम्ब ने लगभग 70,000 जापानियों की जान ले ली थी। इसके साथ साथ दूसरा बम गिराया गया नागासाकी पर, जिसका नाम था बम का फैटमैन, जिसने 40,000 लोगों की जान ले ली। साथियों, जापानी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। आप ऐसे समझकर चलिए जैसे जब कोरोना आया ना, तो अपन में से कोई भी प्रिपेयर नहीं था कि यार इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन लोग मारे गए। हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी को लेकर के फिलॉसफी बदल गई। जापान बुरी तरह घायल हो चुका था, इतना घायल हो चुका था कि कहते हैं ना कि अगर आप बहुत दुख में हैं या बहुत खुशी में हैं, कभी भी कमिटमेंट मत करिए। जापानी बहुत दुख में थे, इतने दुख में थे कि जिसको देखें या तो वो पीड़ित है, या उसका परिवार का कोई सदस्य मृत है, या फिर कई सदियों तक पीढ़ियां खराब हो चुकी हैं, क्योंकि रेडिएशंस थी। किसी को रेडिएशंस के बारे में पता भी नहीं था। जापान इस बात से दुखी होकर के उस समय कसम खाना शुरू किया कि भाई अब चाहे जो भी हो जाए, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध की परिणति यह होती है। जापान की इसी चीज को देखते हुए जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान ने सरेंडर कर दिया सबके सामने कि भाई साहब अब हम युद्ध नहीं लड़ सकते, हम युद्ध से बाहर हैं। जापान का सरेंडर हो गया साहब। जापान जब सरेंडर हुआ तो उसने सरेंडर करते ही अपना खुद का एक संविधान बनाया, और उस संविधान में एक आर्टिकल ऐड किया, और उस आर्टिकल का नाम था आर्टिकल नंबर 9। जैसे हमारे देश में संविधान है, संविधान के अंदर आर्टिकल्स डले हैं, ऐसे ही इनके संविधान में एक आर्टिकल डाला गया, और वो आर्टिकल कहता था कि जापान अब किसी भी देश पर अटैक नहीं करेगा। भाई, जापानियों ने अपना बहुत कुछ खो दिया था, अमेरिका पर हमला करने का परिणाम उन्होंने देख लिया था। ऐसी स्थिति में जापान की जनता के कंसेंसस से यह निर्णय लिया गया कि जापान किसी पर अटैक नहीं करेगा, और इसको उन्होंने संविधान में डाल दिया। आर्टिकल 9 वही आर्टिकल है जो जापानियों से कहता है कि जापान from establishing a military or solving international conflict through violence, however there have been widespread public debate। तो यानी कि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट कर दिया कि जापान कभी भी अपनी मिलिट्री स्टैब्लिश नहीं करेगा। अगर कुछ करेगा तो वो केवल खुद की सेल्फ डिफेंस की फोर्सेस होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यह था वो इतिहास जिसके चलते जापान ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली। लेकिन इस प्रतिज्ञा में एक चीज और थी, वो थी जापान की स्मार्टनेस। जापान ने उस समय एक निर्णय लिया
ठीक है, क्योंकि 1946 के बाद तक तो यह बात थी नहीं। 1960 में जब जापानियों को दर्द से बाहर निकल करके समझ आने लगा कि यार हमने एक प्रतिज्ञा तो ले ली, भीष्म पितामह तो हम बन गए, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा में गलती से अब कोई हमारे ऊपर हमला कर दिया। अब भाई ऑब्वियस ही बात है, जिनको तुमने बर्बाद किया, जैसे जापान ने एक समय पर पूरे कोरियन पेनिनसुला पर कब्जा कर रखा था, चाइना पर कब्जा कर रखा था, म्यांमार पर कब्जा कर रखा था, बड़े क्षेत्र पर जापान का कब्जा था। ऐसी स्थिति में बोले गलती से ये लोग पलटकर हमसे बदला लेने आ गए तो क्या करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे जब इंडिया आजाद हुआ था ना, तो हम ये मानते थे कि कभी भी हमारा चीन के साथ कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्यों? अरे हम भी आजाद हुए हैं, वो भी पीड़ित थे ब्रिटिशर्स से, हम भी पीड़ित हैं ब्रिटिशर्स से, कभी चाइना हम पर अटैक नहीं करेगा। और यही कारण था कि हम गलतफहमी में रह गए और 1962 में हम पर अटैक हो गया। ऐसी गलतफहमियों का जापान भी अनुभव कर चुका था कि यार गलती से ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। जापान गया अमेरिका के पास, बोले सर देखो हमने आपके चलते निर्णय कर लिया, हम फोर्स नहीं बनाएंगे, लेकिन आपसे एक वादा चाहते हैं। बोले बताइए क्या? अगर किसी ने हमारे ऊपर हमला किया तो आप हमारी सुरक्षा करेंगे। और इसी एग्रीमेंट को जाना जाता है ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। इस नाम से एक ट्रीटी की गई, ईयर था 1960। अब आप पूछेंगे इस एग्रीमेंट में ऐसा क्या था? इसमें सिंपल था, अमेरिका ने कहा ठीक है हम तुम्हारे आइलैंड पर अपनी सेना को भेज देते हैं, कल को तुम्हारे ऊपर चाहे चाइना बदला लेने की बात सोचे, चाहे कोरिया बात लेने की सोचे, कोई तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा, हम अब तुम्हारे